नमस्कार। गायत्री स्नातकोत्तर कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट प्रथम में इतिहास में मध्य पाषाण काल का अध्ययन करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने पूर्व पाषाण काल का अध्ययन किया। पूर्व पाषाण काल में मानव जीवन किस प्रकार था, मनुष्य किस तरह के औजारों का प्रयोग करता था, उसका हमने अध्ययन है वो किया था। आज हम मध्य पाषाण काल के बारे में अध्ययन है वो करेंगे। तो देखिए, पाषाण काल को विद्वानों ने 3 भागों में बांटा था। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और तीसरा है वो नव पाषाण काल। अब अगर हम देखें तो पूरा पाषाण काल व नव पाषाण काल के मध्य का जो संक्रमण काल था, इनके बीच में जो काल था, उस काल को विद्वान मध्य पाषाण काल कहते हैं। अर्थात पूरा पाषाण काल से थोड़ा विकसित व नव पाषाण काल से अल्प विकसित जो काल था वो मध्य पाषाण काल कहलाता था। पूरा पाषाण काल की अपेक्षा इस काल के औजार उपकरण थोड़े छोटे व सुडौल होते थे, इसलिए इस काल को लघु पाषाण, अणु पाषाण और लघु औजार के नाम से भी जाना जाता है। इस काल की सभ्यता के अवशेष भारत में अधिक संख्या में प्राप्त हुए हैं। इस काल में पश्चिमोत्तर में पेशावर के पास जमालगढ़ी और उसके बाद तो राजस्थान में बाड़मेर जिले के तिलवाड़ा, पचपदरा नदी, सोजत, भीलवाड़ा के बागोर, झालावाड़, गुजरात में आवाज, बलसाना, हीरपुर, लंगरनाथ, पावागढ़, मध्य प्रदेश में जावद, नीमच, उज्जैन, इंदौर, रामगढ़, भोपाल, भीमबेटका, रायसेन आदि मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं। उत्तर प्रदेश के सराय, मोहराना पहाड़, महाराष्ट्र के होग द्वीप, इसी तरह पूना, कांदिवली, बिहार के सिंहभूम, नागपुर पठार क्षेत्र, उड़ीसा में मयूरभंज, बंगाल में वर्धमान के बिरमानपुर, मेघालय के शैवालगिरी और दक्षिण भारत में कृष्णा और भीमा नदी के बीच शोरापुर द्वाब, कर्नाटक में धूर, पश्चिम में संगनकल्लू, गोदावरी के मुहाने पर 100 स्थानों से और आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में, तमिलनाडु में मध्य पाषाण काल के उपकरण वस्तुएं प्राप्त हुई
हैं। पुरातत्वविद इन स्थलों से प्राप्त होने वाले उपकरणों की तुलना मध्य पाषाण काल से करते हैं। इसके अलावा भी काठियावाड़, कच्छ, पंजाब आदि से भी जानकारियां प्राप्त हुई हैं। यहाँ से जो औजार मिले हैं वे लघु औजार पृथ्वी के भीतर लगभग 2 मीटर नीचे मिले हैं। कई औजार सतह पर मिले हैं। इस सभ्यता के मिट्टी के बर्तन के टुकड़े लघु औजार के साथ साथ मिले हैं। इसके साथ पशुओं की हड्डियां, मानव अस्थि पंजर, धातु की चीजें आदि प्राप्त हुई हैं। इस युग के उपलब्ध औजार पूरा पाषाण काल की तुलना में छोटे हैं, सुडौल हैं और अत्यधिक छोटे होने के कारण इन उपकरणों को माइक्रोलिथ के नाम से पुकारा जाता था। इतिहासकार विमल चंद्र पांडे जी बताते हैं कि माइक्रोलिथ उपकरणों में ब्लेड, पॉइंट, स्क्रेपर, इनग्रेवर, ट्रायंगल, कैसेंट, ट्रेपेज आदि उनकी आवश्यकता के अनुसार आखेट कार्य के लिए ऐसे औजार मध्य पाषाण काल का मानव उपयोग में लेता था। और ये उपकरण जेस्पर, फिलंट, एग्रेट, चर्ट, कार्नोलियन, क्वार्ट्स, कल्सेडोनी जैसे पत्थरों से बने होते थे। इतिहासकार ब्रुसफुट महोदय इनमें कई समानता दर्शाते हैं। इन अवशेषों से इस काल अर्थात मध्य पाषाण काल की सभ्यता का जो चित्र उभरता है वह पूरा पाषाण कालीन सभ्यता की अपेक्षा स्पष्ट है। अर्थात पूरा पाषाण काल में जो वस्तुएं स्रोत प्राप्त हुए हैं वे अस्पष्ट थे और उसकी बजाय मध्य पाषाण काल में है वो स्पष्ट है। जैसे मध्य पाषाण काल में देश के विभिन्न स्थानों पर मिट्टी के बर्तन, कांच के मनके, सीप, कांच की चूड़ियाँ, गोल व अन्य आकारों में बने मिट्टी के व पत्थर के मकानों की संरचना के प्रारूप, चूल्हे, राख, अस्थियां, पत्थर की गोलियां और विभिन्न पशुओं व वनस्पति के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। अर्थात पूर्व पाषाण काल की तुलना में मध्य पाषाण काल में मानव ने काफी उन्नति की थी और इस कारण इस काल के मानव के उपकरण हमें एक स्पष्ट दर्शित होते हैं। अगर हम
इन साक्ष्यों पर विश्वास करें, विचार करें, तो पता चलता है कि भारत में मध्य पाषाणकालीन मनुष्य छोटी छोटी पहाड़ियों में रहता था। अधिकांश विद्वानों के मत में उस युग का मानव, मध्य पाषाण काल का मानव कृषि कार्य और पशुपालन से अनभिज्ञ था, जबकि कई विद्वान ये भी मानते हैं कि इस काल में मनुष्य पशुओं को पालने लगा था। लेकिन इसके बारे में विद्वानों में अलग अलग मत हैं। उस समय मनुष्य गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ा, मछली, घड़ियाल आदि से परिचित था। आखेट में मारे गए पशु पक्षियों का मांस, झीलों तथा नदियों के तटों पर पकड़ी गई मछलियां और इसके अलावा वन से प्राप्त फल फूल, कंदमूल आदि मानव की उदर पूर्ति या पेट भरने के साधन थे। अर्थात अधिकांश विद्वान मानते हैं कि मध्य पाषाण काल में मानव कृषि कार्य व पशुपालन कार्य नहीं करता था, जबकि कई मत कहते हैं कि मानव ने पशुपालन करना शुरू कर दिया था। लेकिन ये स्पष्ट है कि उसमें का मानव आखेट करता था और वह गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ा, मछली आदि पशुओं से विज्ञ था या आदि का उनको पता था। मध्य पाषाण काल के जो साक्ष्य हैं, उन साक्ष्यों से पता लगता है कि इस काल के मनुष्य ने शवों को दफनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि उत्खनन के दौरान मनुष्य के अस्थि पंजर मिले हैं। अस्थि पंजरों के साथ अनेक प्रकार की पाषाण सामग्री भी मिली है, जो माना जाता है कि मनुष्य के क्रियाकलाप व अनुष्ठान संबंधी सामग्री है वो रही होगी। इस काल का मनुष्य अनुष्ठानपूर्ण पद्धति को अपनाने लगा था और उसमें इस लोक की बजाय पारलौकिक जीवन के विषय में भी एक नए विचार, एक नई भावना का बीजारोपण हो गया था। अनेक स्थलों पर मानव अस्थि पंजर के साथ कुत्ते के अस्थि पंजर मिले हैं। विद्वान मानते हैं कि मनुष्य के साथ पशुओं का भी उस समय महत्व था। अर्थात अगर हम मध्य पाषाण काल में मानव को दफनाने का वर्णन करें तो पूरा पाषाण काल की बजाय मध्य पाषाण काल में मानव ने शवों को दफनाना शुरू कर दिया था और शवों के साथ कई आनुष्ठानिक एवं धार्मिक क्रियाकलापों संबंधी वस्तुएं भी मिली हैं, जो उनके धार्मिक क्रियाकलापों को
दर्शाता है। इसके अलावा उस समय खुदाई के दौरान मानव के अस्थि पंजर मिले हैं और मानव के अस्थि पंजर के साथ कुत्ते के अस्थि पंजर भी मिले हैं, जो पशुओं को धार्मिक क्रियाकलापों के साथ जोड़ना दर्शाते हैं। अब हम मध्य पाषाण काल में कंदरा कला का अध्ययन करेंगे, गुफाओं की कला का अध्ययन है वो करेंगे। तो देखिए, पहले हमने पढ़ा था कि मनुष्य ने अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए तूफान, वर्षा, सर्दी आदि से बचने के लिए पर्वतों की कंदराओं, गुफाओं में रहना शुरू कर दिया था। प्राचीन मनुष्य ने इन्हीं कंदराओं को अपना आवास बनाया था और इस काल में चित्रकला, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में चारकुल से लेकर असम, कर्नाटक तक प्रचुर मात्रा में मिलती हैं। इन्हीं कंदराओं में, इन्हीं की दीवारों पर उस युग के मनुष्यों द्वारा अंकित किए गए चित्र दर्शित होते हैं। इसका सबसे बड़ा भंडार हमें विंध्याचल की पहाड़ियों में भीमबेटका के शैल चित्रों में देखा जा सकता है। भीमबेटका में लगभग 500 गुफाओं को उस समय के मानव ने अपने चित्रों से संजोया था। इसकी जानकारी है वो मिलती है और चित्रों में शिकार, मनोरंजन, पशुओं के चित्र आदि दिखाए गए हैं। मनुष्य और पशुओं के शिकार के दृश्य भी दिखाए गए हैं, जो इस काल की कंदरा कला की उन्नति को दर्शाता है। थैंक यू।